देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, आज हम बात करेंगे जितने भी मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज दिए थे जो कि स्पेशली सीपीयू शेड्यूलिंग के थे, है ना। जो मैंने लास्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था उसमें लगभग 3 से 4 क्लासेस हम लोगों ने डिस्कशन किया था सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर। तो समझिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पीएलसी, है ना। पीएलसी का मतलब होता है प्रोसेस लाइफ साइकिल। कितनी चीजें इसमें बताई थी? 5 चीजें बताई थी। एन से मैंने आप लोगों को बताया था न्यू। आर से मैंने आप लोगों को रेडी बताया था। फिर आर से मैंने आप लोगों को रनिंग बताया था, और लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था एक डब्ल्यू और एक टी। ठीक है। अगर प्रोसेस आपकी रनिंग से वेटिंग में जाती है तो वो वेटिंग प्रोसेस, अगर आपका काम सारा हो जाता है, आपकी प्रोसेस रनिंग से सीधा अपना प्रोसेस को कंप्लीट करके चली जाती है, तो वो कहलाती है टर्मिनेट। ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विच मॉड्यूल्स गिव कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये बात जो कह रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ था, मतलब ये वाला जो मैंने पीएलसी का टॉपिक कंप्लीट करवाया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी। एक बताई थी प्रिमिटिव, एक बताई थी नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। इससे भी ये क्वेश्चन रिलेट नहीं करता, बट क्वेश्चन अब रिलेट करेगा जब मैंने आप लोगों को बताया था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो एलटीएस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका क्या बताता था? आप लोगों ने क्लिक किया, आपका जो भी प्रोग्राम डाटा जो भी है वो हार्ड डिस्क से कहाँ पे आ गया? रैम पे आ गया। तो एलटीएस का काम क्या होता है? हार्ड डिस्क से लोड करवाना रैम तक किसी भी प्रोसेस को। उसके बाद आई थी एसटीएस, जिसे हम लोगों ने शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहा। इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मतलब होता है सिलेक्ट करना। किस चीज को? प्रोसेस को सिलेक्ट करना, कि पहले ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर आगे आगे चलेगी। थर्ड नंबर पे मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, डिस्पैचर। क्या बताई थी? डिस्पैचर। डिस्पैचर में मैंने आप लोगों को क्या एग्जांपल दी थी? मैंने एग्जांपल दी थी कि मान लीजिए, ठीक है, अगर हम टेक्निकल भाषा में ना बात करके एक नॉर्मल भाषा में बात करें, कि हम लोगों ने अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट सर्च किया। ठीक है, हम लोगों ने प्रोडक्ट सर्च किया तो वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मतलब हार्ड डिस्क जो भी उनका सर्वर था वहां से हमारे सामने आ गया। उसके बाद हम लोगों ने उसको क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया, उसकी पेमेंट वगैरह कर दी। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से वो हमारे पास सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपके पास एक मैसेज आता है जब आपका प्रोडक्ट कंफर्म हो जाता है, किसके द्वारा? कि हमने आपका जो प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस में डिस्पैच कर दिया है। अब डिस्पैच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या चीज बताई थी? आई कुछ याद? कि जब हम लोगों ने डिस्पैच के ऊपर बात की थी कि ये डिस्पैचर होता क्या है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, इसका मतलब होता है एलोकेट टू द, या एलोकेट द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये लाइन मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये क्या करेगा? एलोकेट करेगा किसको? सीपीयू को। किस चीज की? जो भी आप लोगों के शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा जिस प्रोसेस को सेलेक्ट किया है। तो इसने भी पहले क्वेश्चन में यही तो बात की, विच मॉड्यूल गिव द कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कुछ बात समझ आई आप लोगों को कि डिस्पैचर का काम क्या होता है? डिस्पैचर का काम यही होता है कि सीपीयू को एलोकेट करना किसी भी प्रोसेस को। कौन सी प्रोसेस? जिस प्रोसेस को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा क्या कर दिया गया है? सेलेक्ट किया है। समझ आई बात आप लोगों को कि नहीं आई? जी, मैंने आप लोगों से कुछ बात कही, आप लोगों को पता लगा इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की प्रोसेस जो आपकी एलोकेट की जाती है सीपीयू को, उसका आंसर डिस्पैचर क्यों होना था। ठीक है।
तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, जैसी लाइन मैंने आप लोगों को बताई थी, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो डिस्पैचर होगा, उस डिस्पैचर का एक ही काम होता है कि जो भी प्रोसेस सेलेक्ट की जाती है किसके द्वारा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा, उसको सीपीयू के पास दे देना। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे, प्लीज आप लोगों को ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले पीछे वाली क्लासेस सारी देख लेना एक बार, है ना। उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक के सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस दैट आर रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी यहाँ पे क्या होगी, जरा आंसर बताना मुझे आप लोगों ने। मेन मेमोरी यहाँ पे क्या होगी, हार्ड डिस्क होगी, सीपीयू होगा, या कुछ और होगा, रैम होगी या रोम होगा। मेन मेमोरी क्या होती है, रैम की बात यहाँ पे की जाती है, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी ये प्रोसेस पढ़ी है, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग की, उसमें सिर्फ आपकी रैम की बात हुई है। तो मेन मेमोरी का मतलब रैम। आर रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर केप्ट ऑन अ लिस्ट कोड। मुख्य मेमोरी में स्थित प्रक्रियाओं को जो निष्पादन के लिए तैयार हैं, ठीक है, कहाँ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, जो प्रतीक्षा कर रही हैं, जिनको एक सूची में रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा बताना जरा, अब समझो इस चीज को फिर से। ठीक है, मैंने पीछे क्या प्रोसेस बताया था आप लोगों को, NRR, ऐसे ही याद रखा करना इस चीज को, इसी से सारे क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाएंगे आप। सबसे पहले क्या हुआ, एक न्यू प्रोसेस क्रिएट की गई, उसको क्या किया गया, रेडी करवाया गया। तो यही तो बात उसने कही आप लोगों से, कि जो प्रोसेस आप लोगों की है, जिसको लाया जा रहा है मेन मेमोरी के द्वारा, जो कि रेडी है किस चीज के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, उसको वेटिंग टू द एग्जीक्यूट केप्ट ऑन अ लिस्ट, ठीक है, उसको एक सूची में रख दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, उसको रेडी क्यू कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे ना, अब क्वेश्चन के थोड़े थोड़े से आंसर देना आप लोगों ने स्टार्ट करने हैं। मान लो आप लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा था कि ये क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को एक चीज मैंने बताई थी कि जब भी क्वेश्चन आपका न्यू होगा, ठीक है, जब भी बात न्यू की होगी, न्यू प्रोसेस की होगी, तो किससे बात हो रही होगी, हार्ड डिस्क ड्राइव से बात हो रही होगी। जैसे ही आप लोगों की प्रोसेस रेडी में जाती है, तो किससे कनेक्ट करती है वो चीज, वो करती है आपकी रैम के साथ। इसके साथ, रैम के साथ। उसके बाद जब प्रोसेस रनिंग में चली जाती है, तो रनिंग कहा जाता है हमें हार्ड डिस्क ड्राइव को। जब उसको बेटिंग में डाल दिया जाता है, तो भी आप लोगों का किस में आएगा, रैम में। और जब उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो वो किस में चली जाती है आप लोगों की, वो चली जाती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव के पास। तो यहाँ पे कुछ चीजें समझ आ रही है आप लोगों को, कि हम लोगों ने किसी भी चीज को किस तरह से समझना होता है। तो हमें कहा कि प्रोसेस आपके पास है, जिसको मेन मेमोरी के द्वारा लाया गया है, किस चीज के लिए, आपकी जो प्रोसेस है वो रेडी है परफॉर्म होने के लिए। ये यहाँ पे बताया हुआ है, वेटिंग टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट होने के लिए प्रतीक्षा में है, केप्ट ऑन ए लिस्ट, उसको लिस्ट में रखा गया है। तो कहाँ पे रखा जाएगा, रेडी क्यू में रखा जाएगा। रेडी क्यू कौन करता है, जिसे रैम कहा जाता है, रैम के द्वारा उसको कहाँ पे लिस्ट किया जाएगा। अब मैंने इसके बारे में आप लोगों को एग्जांपल दी थी, कि आप लोग मान लीजिए कहीं पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप लोग जाते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, नॉर्मल सी चीज, आप हॉस्पिटल में गए, आप लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप जो है वो आपको दे दी गई, आपने स्लिप के पास लेके चले गए, आप जैसे ही डॉक्टर के कैबिन के बाहर देखते हैं, तो आपको क्या दिखती है, एक लंबी कतार। और उस लंबी कतार का अब आप भी तो हिस्सा बन गए, यही तो बात इसने आपको कहा, कि कोई भी प्रोसेस है आप लोगों की, उसको मेन मेमोरी के द्वारा लाया जा रहा है, जो कि वेटिंग टू एग्जीक्यूट, क्या कर रही है, एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रही है, और उसको लिस्ट में रख दिया जाता है। तो ये जो आप लोगों की लिस्ट है, इसे क्या कहा जाता है, इसे रेडी क्यू कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन है आपकी, तो ये ध्यान रखेंगे, ये वाली, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज अ टर्म कॉल्ड। क्या कही जाती है आप लोगों की, किसी प्रक्रिया के प्रस्तुत करने के समय से लेकर उसके पूरे होने के समय के अंतराल को क्या कहा जाता है, बताओ जरा। क्या कहा जाएगा उसको। ठीक है, और कोई आंसर देना चाहे।
ठीक है, सबका आंसर एक ही है, बी ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। तो अब समझिए एक चीज, मैंने आप लोगों से क्या कहा था। ठीक है, वेटिंग टाइम नहीं होगा, टर्न अराउंड टाइम रहता है ना। समझिए क्यों इसका आंसर टर्न अराउंड टाइम होगा। अब समझो यहाँ पे मैंने क्या कहा आप लोगों से। आप लोगों से एक चीज कही थी कि कोई प्रोसेस आप लोगों की जाती है न्यू से, आगे जाएगी रेडी, फिर रनिंग होगी, फिर टर्मिनेट होगी। अब इसने दो तीन चीजें इसमें लिखी हैं, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन। जैसे ही आपने क्लिक किया, क्या किया, क्लिक किया, उसके बाद कहा इसने टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन। न्यू से लेकर टाइम ऑफ कंप्लीशन, एंड जो आप लोगों का है टर्मिनेट का, उसके बीच की प्रोसेस के बारे में कहा इसने। इसने ये नहीं कहा आप लोगों से कि टर्मिनेट होने से पहले वो बेटिंग प्रोसेस में चलेगी। क्या आपकी सारी प्रोसेस बेटिंग में जाती है? आंसर देते रहना आप लोगों ने। क्या आपकी सारी की सारी प्रोसेस जो होती हैं वो बेटिंग में चली जाती हैं? नहीं जाती है ना। तो टर्न अराउंड टाइम का यही मतलब होता है कि जितना समय आप लोगों के द्वारा लिया गया है उसको रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, न्यू से लेकर टर्मिनेट होने के बीच की जो प्रोसेस आप लोगों की कहलाती है, जहां से एक प्रोसेस चलना स्टार्ट हुई और उसका एंड हो गया, उसके बीच की जो आप लोगों की टर्म होती है उसको कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक जो आप लोगों का सीपीयू होता है उसमें शेड्यूलिंग जो आप लोगों की होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की बताई थी आप लोगों को, एक मिनिमाइज और एक मैक्सिमाइज। मिनिमाइज में मैंने आप लोगों को कहा था टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये होगा जितना कम होगा ये टाइम, किस चीज का, किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने का जो टाइम होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा शेड्यूलिंग को माना जाता है। तो यही उसने आपसे कहा कि आपकी एक प्रोसेस न्यू से स्टार्ट हुई और उसका एंड टर्मिनेट हुआ, इसके बीच में उनके बीच का जो इंटरवल टाइम हुआ उसे क्या कहा? तो एक प्रोसेस के चलने से लेके उसके एंड को कहा जाता है इंटरवल। ठीक है, जो इंटरवल होता है उसके बीच में। ठीक है, तो इन सब चीजों के जो कंप्लीशन होने के टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम, कि कितना टाइम उसके द्वारा लिया गया। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि मिनिमाइज जो आप लोगों का होता है वो कम से कम आप लोगों का होना चाहिए किसी भी प्रोसेस के कंप्लीट होने का। तो टर्न अराउंड टाइम को आप लोगों ने इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगर ये आप लोगों को थोड़ा चैप्टर नहीं समझ भी आया होगा मुझे बताना, मैं सारा प्रोसेस दोबारा से फिर करा दूंगा आप लोगों को। ये वाला बताना। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एलोकेट द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट? तो आप लोगों को पता ही है, ये क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में आप लोगों को सीधा आंसर देने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंतर्गत सीपीयू को जो पहले चीज आएगी वही रिक्वेस्ट को वो पहले एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने जब आप लोगों को तीन चार चीजें पढ़ाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को एफ आई एफ ओ पढ़ाया था, फिर मैंने आप लोगों को बाकी चीज़ों के बारे में एस जे एफ जो आप लोगों का है प्रायोरिटी है आप लोगों की राउंड रोबिन पढ़ाया था, तो मैंने उसमें कहा था आप लोगों को कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, ठीक है, जो फर्स्ट इन या फर्स्ट आउट होगा या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, उसका काम यही होगा कि सीपीयू के पास जो पहली प्रोसेस आ गई, ठीक है, जो सीपीयू के पास पहला टास्क आ गया, सीपीयू उसी टास्क को क्या करेगा, पहले पूरा करके दे देगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एलोकेट द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट? कि कौन सा ऐसा आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो सीपीयू को जो पहली रिक्वेस्ट आई है उसी रिक्वेस्ट को वो पूरा उससे करवाता है, करने की उससे सिफारिश करता है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट रहेगा आंसर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट करो, ये वाला करिए जरा, कि इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जो आप लोगों की प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है इसके बारे में बताओ। ठीक है,
तो आप लोगों को मैंने इसके बारे में भी समझाया था कि इसका आंसर क्यों ए होना चाहिए, कि सीपीयू इज एलोकेट टू द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो मैंने आप लोगों को फिर एक बात कही थी कि देखो सीपीयू कैसे काम करता है, कैसे उसके अंदर काम होता है, ये तो हमें नहीं पता है ना, कि कैसे वो एल्गोरिदम उसका काम कर रहा है, किस तरह से वो प्रायोरिटी को फर्स्ट दे रहा है या किसी और चीज़ को। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी से भी अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं ना, आप लोग वहां पे गए, आप लग गए रेडी क्यू में, लाइन में लग गए। अब फिर मैंने कहा था एक तीन तरह की आपकी यहाँ पे क्या बनती हैं, आपकी जो फॉर्म फिलअप होते हैं जिससे आप उससे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पहला होता है जनरल। जनरल का मतलब होता है जो भी नंबर आपको दे दिया, एक दो तीन चार हजार 2000 जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको एंटर करना पड़ेगा। सेकंड होता है स्टाफ वाला। ठीक है, स्टाफ को हमने किससे कनेक्ट कर लिया था, हम लोगों ने शॉर्ट वाले से, है ना, एसडीएफ से कनेक्ट किया था। थर्ड होता है इमरजेंसी। ठीक है, तो मैंने कहा था प्रायोरिटी जो आप लोगों की देखी जाती है कि स्टाफ का पर्सन है या कोई इमरजेंसी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी एल्गोरिदम चलेगी। तो जो आप लोगों की प्रायोरिटी एल्गोरिदम होता है वो ये देखता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किस चीज की है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की है, एसडीएफ की है, प्रायोरिटी की है या राउंड रॉबिन की है। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का सीधा होता है कि जो अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी आ गई तो इस वाली प्रोसेस को वो सबसे पहले क्या कर देगा, कंप्लीट करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब समझिए। ठीक है, समझिए इस चीज को। जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। इसमें है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। जब भी कोई आप लोगों की, आपने क्या किया, न्यू पे क्लिक किया, आपने कोई फाइल ओपन की हार्ड डिस्क से, वो कहाँ चली गई, रेडी क्यू में। रेडी क्यू क्या होता है आपका, रेडी क्यू होता है रैम। यही बात आपसे इसने कही कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जब कोई प्रोसेस अराइव करती है रेडी क्यू में, मतलब रैम में, तो इसकी प्रायोरिटी किससे कंपेयर करना होती है, द प्रायोरिटी ऑफ। प्राथमिक निर्धारण एल्गोरिदम में जब कोई प्रक्रिया तैयार कतार में पहुंचती है तो इसकी प्राथमिकता की तुलना डैश की प्राथमिकता से की जाती है। ठीक है, तो अब समझना आप लोगों ने, जो हम लोग अपना नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने क्या कहा, हॉस्पिटल गए, सिफारिश वाले आ गए कि हम तो स्टाफ के हैं या हम लोग इमरजेंसी के हैं। बाहर जो गार्ड खड़ा होगा वो क्या चेक करेगा, जरा बताना, वो क्या चेक करेगा, क्या वो ये चेक करेगा कि पीछे कितने लोग खड़े हैं, या ये चेक करेगा कि डॉक्टर के पास अंदर कौन गया है। बताना, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा बी। क्या वो लाइन चेक करेगा या ये देखेगा कि डॉक्टर के पास कोई गया है और वो कितनी देर में वापस आ जाएगा। इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, है ना। तो वो यही चेक करेगा बी के पास, इसके पास नहीं, वो लाइन नहीं चेक करेगा कि कितनी प्रोसेस आप लोगों की चल रही है। करंटली रनिंग प्रोसेस का मतलब ये होगा कि डॉक्टर के पास कौन चेकअप करवा रहा है, वो होती है करंटली रनिंग प्रोसेस। बाकी जो बैठी है ना पीछे, जो जितनी भी जनता है, वो सारी क्या है, वेटिंग प्रोसेस। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, कैसे कनेक्ट करना अपने आप को जब कुछ चीज समझ ना आए। हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा है बट हम लोग क्वेश्चन थोड़ा अलग से करेंगे। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, कि वो ये चेक करेगा कि जो डॉक्टर के पास पर्सन गया है, जो रनिंग प्रोसेस उसकी हो रही है, क्या वो भी इमरजेंसी का केस है, या आप डॉक्टर्स को कहो थोड़ा सा इसको होल्ड करके पहले इसको कर दो। तो ये करता है करंटली रनिंग प्रोसेस के साथ। ठीक है जी, तो ये चीजें ध्यान रखनी। इसका राइट आंसर आप लोगों का आएगा कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है जब इस पे कोई भी प्रोसेस अराइव अराइव करती है रेडी क्यू से, रैम से। तो इसकी प्रायोरिटी का सबसे पहला काम यही होता है कंपेयर करना, किसके साथ, जो भी आपकी करंट
जो भी चली होगी प्रोसेस चली होगी, ठीक है। तो आपको पता है कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जो रेडी क्यू होती है ये कनेक्ट मतलब किसके साथ होती है, तो रैम के साथ होती है, ठीक है। जो करंट रनिंग प्रोसेस आप लोगों की होती है वो किसके साथ होती है, वो आपकी। अच्छा ये बताओ मुझे, चलो इसका आंसर दो कि करंटली रनिंग प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म होगी, हार्ड डिस्क पे, रैम पे, सीपीयू पे, या प्रोसेसर पे। चलो बताओ। तो आपको पता है कि कोई भी चीज प्रोसेस हो रही है, देखो ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया आप लोगों से। न्यू से गए हम, हार्ड डिस्क से गए कहाँ पे, रेडी से, ठीक है। कहाँ से गए, रनिंग से गए, ठीक है। चेंज हो रहा है किसी का आंसर, कोई और है जिसका आंसर चेंज हो रहा है, जरा बताना मुझे। ठीक है, देखो मैंने क्या समझाया था, आपने क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, कहाँ पड़ा था ये हमारा प्रोग्राम, हार्ड डिस्क में। उसके बाद आपका प्रोग्राम रेडी हो गया काम करने के लिए, कहाँ पे, रैम से। अब यहां पे वर्ड तीसरा यूज हुआ, रनिंग प्रोसेस। रनिंग कहाँ पे होती है, डॉक्टर कौन है जो प्रोसेस को कंप्लीट कराएगा, डॉक्टर कौन है आपका, रैम है, हार्ड डिस्क है। रैम और हार्ड डिस्क तो कोई प्रोसेस ही नहीं करवाते, इनका काम सिर्फ लाइन में खड़ा करवाना होता है। बाहर जो गेट के सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है ना, ठीक है, समझ रहे हैं आप, जो बाहर खड़ा होता है ना सिक्योरिटी गार्ड, उसको कहते हैं रैम। जो आपकी पर्ची बना के देता है उसको कहते हैं हार्ड डिस्क। जो प्रोसेस को कंप्लीट करवा रहा है उसको कहते हैं सीपीयू, एएलयू, रजिस्टर, मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को। तो करंटली रनिंग प्रोसेस सारी की सारी सीपीयू के ऊपर परफॉर्म होंगी, ठीक है। ये बात आप लोगों की यहाँ पे कही जा रही है कि करंटली रनिंग प्रोसेस जो आप लोगों की होती है ऑलवेज परफॉर्म ऑन योर हार्ड सीपीयू, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे, थोड़ा सा पीछे की चीजों को रिवाइज कर दिया करो। अब मैंने एक वर्ड आप लोगों को बताया था, चलो टाइम क्वांटम। अब टाइम क्वांटम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। टाइम क्वांटम प्रोसेस क्या होती है आपकी, बताओ। टाइम का रिलेटेड यहाँ पे कौन सी ऐसी, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से आप अपने तरीके से समझो कि शॉर्ट टर्म जॉब में क्या टाइम की वैल्यू होती है, राउंड रॉबिन में क्या टाइम चलता है, इसमें चलता है या इसमें चलता है, ठीक है। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी बात टाइम क्वांटम की होगी, ये बात हम लोगों ने बात की थी, टाइम क्वांटम का मतलब होता है समय के साथ, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने की थी कि सीपीयू की शेड्यूलिंग में हम लोगों ने टाइम क्वांटम मतलब जितनी जल्दी हो, जितना कम टाइम लेगा उतनी जल्दी आपकी क्या होगी, प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो राउंड रोबिन में भी क्या होता है, सबको एक समान समय दिया जाता है। यही तो बात आप लोगों से कह रहा है कि ये जो आप लोगों का टाइम क्वांटम है, इनमें से कौन सा एल्गोरिदम क्या हो रहा है, बिल्कुल उसके साथ मैनेज हो रहा है, मतलब टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इन, क्या कहा जाता है इनको। ये कह रहा है कि प्रक्रियाओं को डैश में विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं हमारी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग जैसे मान लो हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, हम तो इसकी एग्जांपल लेंगे, हम जल्दी समझेंगे। एक जहाँ गैस्ट्रो वाला अलग है, न्यूरो वाला अलग है, स्किन वाला अलग है, सबके पास क्या लगी है, लाइन लगी है, मल्टी लेवल लाइनिंग लगी है। सब अपना वेट कर रहे हैं कि हमारा काम हो जाए, हमारा काम हो जाए। तो डिफरेंट जब भी ग्रुप बनते हैं तो वो किससे रिलेटेड होते हैं, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में। अब देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था किस चीज के बारे में, शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग। तो ये भी क्या कर रहा है, एक टाइम में एक प्रोसेस को कंप्लीट करा रहा है। राउंड रॉबिन एक टाइम में एक प्रोसेस को कंप्लीट करा रहा है। प्रायोरिटी एक टाइम में एक को करवा रहा है।
मैंने आपको जितना भी चैप्टर पढ़ाया है सीपीयू शेड्यूलिंग का, उन सब शेड्यूलिंग में मैंने एक चीज तो सबको कंफर्म बताई थी, वो क्या थी? मैंने ये कहा था कि हर एक जितनी भी शेड्यूलिंग है उसमें एक टाइम में एक प्रोसेस हो रही है, इसमें भी एक टाइम में एक प्रोसेस, इसमें भी, दूसरे में भी, ठीक है, जो जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं ऑप्शन, इसमें भी ये एक टाइम में एक ही प्रोसेस हो रही है। मान लो आपको क्वेश्चन पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन है क्या, बट आप थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगा सकते थे कि जितने भी मैंने आपको कहा था शॉर्ट टर्म जॉब शेड्यूलिंग, एक टाइम में एक प्रोसेस, फिर नेक्स्ट आ रही है राउंड रोबिन में भी एक टाइम फिक्स, फिर नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट प्रोसेस, फिर नेक्स्ट प्रोसेस। प्रायोरिटी में भी जिसकी इमरजेंसी कॉल आ गई उसको पहले भगा दिया। तो यहाँ पे तो इसने कहा है डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप का मतलब ये होगा कि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप तो यूज हो नहीं रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा तो वो चीजें हो नहीं रही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का मतलब होता है एक टाइम में डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों की शेड्यूलिंग हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों की जो लाइन लग रही है शेड्यूलिंग की, वो वाली है ना। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी। पीछे वाली चीज समझ आई आप लोगों को? ये वाली क्यों नहीं इनका ABC आंसर होगा? क्योंकि सब में मैंने आप लोगों को बताया कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस को कंप्लीट करवा रहा है, इस कारण इनका आंसर मल्टी लेवल में क्यों जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला कराओ। ये वाला क्वेश्चन करो, इन मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इसका क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है, तो जब भी मल्टी लेवल की बात आएगी, मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है आप लोगों का, ठीक है, बहुस्तरीय फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में a process can move to the different classified ready queue। ठीक है, क्लासिफाइड ऑन रेडी क्यू इज परमानेंट। परमानेंट तो कोई भी चीज आप लोगों की नहीं होती, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रोसेस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू ग्रुप, ये तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसने कहा कि जितनी भी प्रोसेस हैं उनको एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा, उनको क्लासिफाइड हम नहीं करेंगे किसमें, ग्रुप में। तो नन ऑफ द मेंशन ये तो नहीं होगा ना। तो मल्टीपल या मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग का मतलब यही होता है कि जो प्रोसेस होती हैं वो मूव करती हैं डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू में। अब कैसे इसको समझेंगे? हम लोग गए हॉस्पिटल में, आपको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, ठीक है, आप गए गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में, आपने जाना था, उसके साथ ही न्यूरो भी चला था, स्किन वाला भी चला था, और अलग अलग आपके चले थे। तो यही बात तो आपसे कह रहा है कि मल्टी लेवल पे जब आप लोगों की होगी तो उसमें डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू होंगी, गैस्ट्रो वाले इस लाइन में, न्यूरो वाले इस लाइन में, स्किन वाले इस लाइन में। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना। थोड़े क्वेश्चन अपने आप भी सॉल्व हो जाते हैं अगर हम लोगों ने चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा। ये बताओ, अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेस इज, निम्न प्राथमिकता वाली प्रक्रियाओं के अनिश्चित काल अवरोध की समस्या का समाधान क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज समझो कि अनडेफिनेट ब्लॉकेज क्या होती है, या इनडेफिनेट। अब देखो, सबसे बड़ी बात ये होगी कि इनडेफिनेट ब्लॉकेज का मतलब आपको पता ही नहीं है कितने टाइम तक ब्लॉकेज है। आप गए डॉक्टर के पास, आपने देखा यार यहाँ तो अनगिनत लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या होगा। आप आए 48 नंबर पे, आपका जो नंबर है वो 48 है। तो यहाँ से आपका वेटिंग प्रोसेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपके पीछे एक और आ गया 49 वाला, 50 वाला, 60 वाला, 70, 80। तो इनडेफिनेट ब्लॉकेज का मतलब होता है आपकी जो वेटिंग है वो बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर बेटिंग बढ़ेगी तो प्रॉब्लम भी आप लोगों को ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि पीछे लोग आ रहे हैं, जो बेचारा एक CPU है वो कितना काम करेगा ना, वही बात आप लोगों को यहाँ पे कही जा रही है। तो आप लोगों ने याद इस चीज को रखना है कि जहां पे भी लो प्रायोरिटी होगी, लो प्रायोरिटी होगी, वहां पे क्या होगी? वहां पे वेटिंग प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वेटिंग प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो इसका मतलब इनडेफिनेट ब्लॉकेज होने वाला है। ठीक है, आप गए डॉक्टर के पास, आपने क्या देखा? यहाँ तो लंबी लाइन है। अगर लंबी लाइन है तो सबसे बड़ी बात,
जिसकी तो लिंक यहाँ पे होंगे वो तो अपना काम करवा जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी का मतलब जिसकी सिफारिश होगी वो चला जाएगा। अगर आपकी प्रायोरिटी लो है, आपको कोई भी यहाँ जानने वाला नहीं है, तो आपकी वेटिंग लंबी जाएगी, जिस कारण यहाँ पे ब्लॉकेज होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे उदाहरण दें, तो जैसा आप लोगों ने देखा ही है, विधानसभा का रिजल्ट आया, है ना। कहा जा रहा है कि उसमें 10 बच्चे हैं जो, तो वो मिनिस्टर के लिंक के हैं। तो अब ये 10 बच्चे अगर मिनिस्टर के लिंक के हैं, जो पढ़ने वाले थे जिनका लिंक नहीं था, उनका क्या हाल हो गया? वो चले गए 1 साल और वेटिंग पे। समझ आई बात मैंने क्यों कही? इनडेफिनेट ब्लॉकेज का मतलब क्या होगा? लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी का मतलब आपकी सिफारिश ही नहीं थी। इन 10 बच्चों की सिफारिश थी, वो आगे निकल गए, आपकी नहीं थी। तो आप क्या हो गया? इनडेफिनेट ब्लॉकेज। नेक्स्ट टाइम अब विधानसभा की आएगी वैकेंसी तो हम फिर से अप्लाई करेंगे। वो भी तो गारंटी नहीं है कि अगर फिर से वहां पे मंत्री का कोई लिंक निकल गया, उसने फिर सारा करवाना। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, जो एग्जांपल मैंने दी जिसमें मैंने आप लोगों को इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेस बताया, वो थोड़ा समझ आया कि इनडेफिनेट ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है? कि जहां पे आपकी प्रायोरिटी जो है वो लो लेवल पे है, वहां पे आपकी जो वेटिंग होगी वो बढ़ती ही जाएगी। वेटिंग बढ़ेगी तो आप लोगों को क्या होगी? प्रॉब्लम होगी कि यार इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा तो कब होगा। समझे? पहले बात इतनी सी बताओ, लाइन समझ आई आप लोगों को? ये बात जो मैंने कही सभी बताएंगे आप लोगों को, लाइन समझ आई इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेस के बारे में? ठीक है। किसी का 1 साल खराब हुआ, ठीक है, एक 2 साल, आई थिंक 2022 में निकला था इसका एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग तो। अब 2022 में इसका एग्जाम हुआ था, 2024 में जाके इसका रिजल्ट आया। तो इस बीच में क्या हुआ? 2 साल का गैप बढ़ा। 2 साल का गैप बढ़ा तो इस व्यक्ति, जो भी पर्सन, जो भी स्टूडेंट था, उसकी क्या हुई? एजिंग प्रोसेस बढ़ी। समझ आई बात? अब अगली बार वो सोचेगा कि 2024 में अगर रिजल्ट आया है तो हो सकता है 2025 में फिर वैकेंसी आए। 2025 से फिर आगे चली जाएगी, क्या पता 2026-27 तक रिजल्ट आएगा। फिर क्या हुआ? एजिंग बढ़ी। कुछ बात समझ आई इसकी? कि स्टारवेशन, यहाँ पे आप लोगों का आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये इंडेफिनिट जो ब्लॉकेज है उसके बारे में पढ़ा ही नहीं था। वेटिंग क्यू के बारे में हम बात नहीं करेंगे, रेडी क्यू का कुछ यहाँ पे लिंक नहीं बनेगा। कुछ बात समझ आई पहले तो ये मुझे बताओ। बाकी अभी एजिंग प्रोसेस क्या है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, बट इतना समझ आया आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है लो प्रायोरिटी की, कैसे किसी बच्चे के 2 साल आगे बढ़े, तो ये चीज़ होती है। जैसे जैसे आप लोग क्या करते जाएंगे, लो प्रायोरिटी में जाते जाएंगे, आप लोग अपने आप को पीछे पीछे करते जाएंगे, उसी तरह जो आपकी एजिंग प्रोसेस होगी वो आगे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप उतना बेटिंग में चलते जाएंगे, तो ये होती है एजिंग। एजिंग के बारे में आप लोग समझिए। ठीक है, इस तरह याद रखने क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चन लगे कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि अगर आप लोगों को, जैसे ये स्टारवेशन मैंने पढ़ाया था, वेटिंग क्यू के बारे में बताया था, रेडी क्यू के बारे में पढ़ाया था, तो अगर आपको ये पता है कि ये तीन चीजें तो हमने पढ़ी थी, और जो ये इनडेफिनेट ब्लॉकेज या लो प्रायोरिटी ये तो कहीं हमें बताया नहीं, तो चांसेस है कि आंसर फोर्थ ही होगा इसका। ये भी चीज मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर रखी है कि कैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एजिंग का, ये समझ लो प्रोसेस। एजिंग का मतलब होता है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग या इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ ऑल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? धीरे धीरे, अगर आप लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, हिंदी में भी लिख दूं जिनको नहीं पता लगेगा वो समझेंगे। धीरे धीरे अगर सभी प्रोसेस की प्रायोरिटी एक एक करते बढ़ाए जाएंगे, तो वो होती है एजिंग का प्रोसेस। ठीक है, इस साल आपने क्या किया? 10 बच्चों की सिलेक्शन करा दी,
जो पीछे 10 बच्चे जिन्होंने थोड़ी मेहनत करके आई थी उनकी क्या हो गई, उम्र बढ़ गई। तो ये क्या थे, ये थे प्रियोरिटी वाले बच्चे। तो अगर आप ऐसे ही करते जाएंगे, सिफारिश वाले बच्चों को हर बार बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं उनको नहीं करेंगे, तो वो एजिंग प्रोसेस में चले जाएंगे। ठीक है, वो वेट करते करते चले जाएंगे, उनको वेट करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास किसी प्रकार की सिफारिश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आईडी में आइए, मैं वहां पे देता हूँ आपको लिंक।